नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन की बात चलती है। केवल चेयरमैन बनाया जाता है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, और 2 दिन के बाद कमेटी का ऐलान हो जाता है। और यह कमेटी बड़ी कमाल की कमेटी है। कुल 8 लोग हैं, अध्यक्ष रामनाथ कोविंद समेत। और इस कमेटी में कौन कौन लोग हैं यह सुन लेंगे तो वाकई आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कमेटी काम कैसे करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, और क्या वाकई इस कमेटी के जो रिकमेंडेशंस होंगे वो भारत की संप्रभुता, भारत की संवैधानिक व्यवस्था, भारत के लोकतंत्र और भारत के लोगों के जो एस्पिरेशन है, जो अरमान है, उनको आगे ले जाने के लिए तैयार है। जरा नाम सुन लीजिए। रामनाथ कोविंद अध्यक्ष, आप जानते होंगे। दूसरे नंबर पर अमित भाई शाह। इस 8 सदस्यों की कमेटी में कानून मंत्री नहीं है भाई साहब। ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सहकारिता मंत्री बताएंगे कि सलाह देंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होना चाहिए, होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। और कानून मंत्री, जिनके मंत्रालय से ये नोटिफिकेशन जो है आना चाहिए था, वो खुद इसमें नहीं है, क्योंकि कानून मंत्री ही आखिर में, कानून का मंत्रालय ही आखिर में तय करेगा कि सुधार क्या हो और कैसे हो। अगर बिल आया तो वही पेश भी करेंगे। तीसरा जो नाम है वो बहुत चौंकाने वाला नाम है, अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता भी आप कह सकते हैं, अधीर रंजन चौधरी को ये जो सुधार होने वाला है, या कहें जिस सुधार की चर्चा चलाई गई है, उसमें अधीर रंजन चौधरी को मेंबर बनाया गया है। उनका नाम अमित शाह के ठीक नीचे है और उनका परिचय लिखा हुआ है, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन। उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं कहा है नोटिफिकेशन में ऑफिशियली। उसके नीचे जो नाम है वो और चौंकाने वाला है, गुलाम नबी आजाद। जी हां, आप सब लोग जानते हैं कि जो कांग्रेस के असंतुष्ट 23 नेताओं का गुट था, G23 जिसको कहा जाता था, कभी कभी उसकी अध्यक्षता करते थे, फिर पार्टी खड़ी कर दी जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद उनकी पार्टी के लगभग सारे नेता छोड़कर वापस कांग्रेस में आ गए। नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हो गए थे अपने अंतिम दिनों में, और उसके बाद नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। तो गुलाम नबी आजाद को कमेटी में शामिल किया जाना भी चौंकाने वाला तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे एक रास्ता क्या होगा उसका अंदाजा जरूर मिलता है। इसके बाद जो नाम है वो और चौंकाने वाला है, एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बहुत बड़े नौकरशाह हुआ करते थे, और नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तब उनको 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और अब जानते हैं उनकी उम्र कितनी है? मात्र 82 साल। तो 82 साल की उम्र में उन्हें भारत के एक बहुत बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, और किया भी जा सकता है या नहीं। 82 साल उनकी उम्र है। हालांकि बहुत काबिल अफसर माने जाते थे अपने जमाने में। हमने बताया कि वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, सेंट स्टीफन से उनकी पढ़ाई हुई है, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के सेंट जेवियर्स कॉलेज से उन्होंने शुरुआती शिक्षा ली थी। लेकिन ये बात तो गौर कर लें, और जेडीयू से उन्होंने संसदीय राजनीति की शुरुआत की थी। जब वो नौकरशाह से नेता में तब्दील हुए तो जेडीयू ने उनको भेजा था राज्यसभा, लेकिन इसके बाद वो मोदी के मुरीद हो गए और फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और अब 82 साल की उम्र में उनको बनाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो कमेटी बनी है उसका मेंबर। इसके बाद जो नाम है वो और चौंकाने वाला, बहुत कमाल की कमेटी बनी है। उनका नाम है सुभाष सी कश्यप। नाम आप सबने सुना होगा। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे, संविधान के जानकार माने जाते हैं। वाकई बहुत सारी किताबें हैं उनकी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग बताते हैं कि अगर आपने सुभाष कश्यप की किताब नहीं पढ़ी है तो आप कम से कम आईएएस और पीसीएस अफसर तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन
इसके साथ जो सुभाष कश्यप के साथ जो एक और जानकारी जुड़ी हुई है वो ये है कि उनकी उम्र मात्र 94 साल है। तो 94 साल की उम्र में, और वो याददाश्त के संकट से भी गुजर रहे हैं, बहुत सारी चीजें उन्हें याद नहीं रहती हैं। टेलीविजन पर पहले बहुत सारे कार्यक्रमों में उनको बुलाया भी जाता था संविधान के माहिर के तौर पर, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य और उनकी याददाश्त दोनों मुश्किल में पड़ती, उम्र का असर भी होता है। लेकिन 94 साल की उम्र में इतने महत्वपूर्ण कमेटी का मेंबर बनाया जाना, ये हैरान करने वाला भी है, चौंकाने वाला भी है, और ये रास्ता भी बताता है लॉ कमीशन के किसी मेंबर या चेयरपर्सन को इसका मेंबर नहीं बनाया गया है। ये भी हैरानी की बात है कि जब कानून पर बात हो रही है और इतने महत्वपूर्ण कानून पर आगे बढ़ने की चर्चा चल रही है कि देश में सारी विधानसभाओं, लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, तब ऐसे में लॉ कमीशन के किसी मेंबर, किसी पूर्व मेंबर का न होना चौंकाता है। इसके बाद जो नंबर है, हरीश साल्वे, बड़े एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, कानून के जानकार हैं, संवैधानिक मामलों की बहुत शानदार व्याख्या करते हैं। तो कानून के इदारे से केवल हरीश साल्वे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोई जज भी हो सकते थे इसके मेंबर, कुछ और बड़े वकील रखे जा सकते थे, या संविधान के कुछ और जानकार, बड़े जानकार रखे जा सकते थे, लेकिन उसकी बजाय अफसरों को ज्यादा तरजीह दी गई है इस कमेटी में। संजय कोठारी जो 8वां नाम है, वो फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर का है। संजय कोठारी नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी अफसरों में माने जाते हैं, और कहते हैं कि संजय कोठारी जब 2019 का शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में, और मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही थी, तो वो संजय कोठारी ही थे जो बार बार मंत्रियों को नाम लेकर बुला रहे थे। 2016 में वो रिटायर हो गए, और इसके बाद वो राष्ट्रपति के सचिव के तौर पर काम करने लगे। तो ऐसे संजय कोठारी जो हैं, उनको बनाया गया है मेंबर। तो आप देख लीजिए कि अगर अफसरों की तादाद देखें तो एनके सिंह हो गए जो पूर्व नौकरशाह हैं, सुभाष कश्यप, आप उनको भी नौकरशाही कहेंगे, सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। इसके बाद संजय कोठारी, अगर अध्यक्ष को छोड़ दें तो 7 में से 3 जो हैं वो पूर्व अधिकारी हैं भारत के। एक की उम्र 82 साल है और एक की उम्र 94 साल है। तो इस तरीके से एक कमेटी बनाई गई है, इसका ऐलान कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस पर 2 सितंबर 2023 नई दिल्ली लिखा हुआ है सबसे ऊपर, और साफ साफ लिखा हुआ है कि इस कमेटी का मकसद भारत में एक चुनाव कराने की संभावनाओं, गुंजाइश को तलाशना है। इसके साथ एक सवाल यह खड़ा होता है कि ये जो संसद का जरूरी सत्र, अर्जेंट सेशन जो बुलाया गया है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पर कोई चर्चा हो या इसको लेकर सरकार अपना कोई स्टैंड क्लियर करे? क्योंकि जिस तेजी से कमेटी का गठन हुआ है, जिस तेजी से इस पर कार्रवाई आगे बढ़ी है, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि ये जो सत्र बुलाया जाने वाला है 5 दिन का, उस सत्र में कहीं वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ अगला कदम बढ़ाने का ऐलान तो नहीं होगा। सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं कि इस कमेटी की पहली बैठक कब होती है। विपक्ष से केवल एक नेता है, अधीर रंजन चौधरी, बाकी सब नरेंद्र मोदी या भाजपा के खासम खास हैं, या तो वो नौकरशाह हो या नेता हो। अगर आप हरीश साल्वे को छोड़ दें तो हरीश साल्वे और अधीर रंजन चौधरी, 2 लोगों को छोड़ दें तो 6 लोग जो हैं वो लगभग एक राय रखने वाले हैं राजनीतिक तौर पर। तो इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इस कमेटी का रास्ता क्या होगा, लेकिन सब कुछ समझ में तब आएगा जब इस कमेटी की पहली बैठक होगी और इस कमेटी की पहली बैठक का एजेंडा सामने आएगा। उसी समय पता चलेगा कि देश को आगे ले जाने की जो तैयारी की जा रही है नई दिशा में, उसका रास्ता क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और
हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको जरूर फॉलो कीजिए। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।